फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा चैप्टर है मनी। द कंसेप्ट ऑफ मनी इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट विच हैज़ brought अबाउट रिवॉल्यूशनरी चेंज इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब मनी यानी पैसे ने इंसान के इकोनॉमिक लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज किया है, बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया है। Today, money is used to buy and sell goods and services to satisfy human needs. आज मनी को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स का मेन काम क्या है? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना। तो उस चीज़ के लिए जब हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? मनी की ज़रूरत पड़ती है। पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था और अब मनी है। बार्टर सिस्टम क्या था? जब मनी नहीं थी तो लोग चीज़ों को एक्सचेंज किया करते थे। मतलब जैसे अगर किसी को चावल की ज़रूरत है और किसी को गेहूँ की ज़रूरत है तो वो लोग आपस में एक्सचेंज कर लिया करते थे और इस तरीके से मनी का काम जो है वो समान किया करता था। लेकिन बार्टर सिस्टम में कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी। जैसे कि पहली डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है? मतलब जो चीज़ आपको देनी है और जो चीज़ सामने वाले इंसान को चाहिए, उसमें डिफ़िकल्टीज़ होती थी, क्योंकि उसे जो चीज़ चाहिए वही आपके पास है या नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, a person A has cloth and he wants rice in exchange, and person B has rice but he does not wants cloth in exchange। मतलब A के पास कपड़े हैं और उसे राइस चाहिए एक्सचेंज में, लेकिन जो पर्सन बी है उसके पास राइस है लेकिन उसे कपड़े नहीं चाहिए एक्सचेंज में। तो इस वजह से ए और बी एक्सचेंज नहीं कर पाते सामान को। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। While exchanging goods for goods, there was no standard unit of account to determine the value of commodity. एग्जाम्पल है, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंपेयर 2 लीटर्स ऑफ मिल्क विद 2 किलोग्राम्स ऑफ राइस। कॉमन मेजर, अब अगर आपको कोई भी सामान लेने जाना है तो फिर आप अगर मनी लेके जाते हो तो उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है। लेकिन अगर आप मिल्क के बदले राइस को एक्सचेंज करना चाहते हो तो 2 लीटर और 2 किलो, इसे आप कॉमन मेजर नहीं कह सकते। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़िकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। It is necessary to store goods for future consumption. Sometimes, due to perishable nature of certain goods, it was difficult to store them for future. Perishable commodities like milk, eggs, fish, vegetable, etc. were difficult to store. मतलब हम मनी को कहीं पे भी स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या था? हम गुड्स एक्सचेंज करते थे एक दूसरे से। जो पेरिशेबल नेचर के गुड्स हुआ करते थे, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गया, वो सब हम लोग ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख सकते थे। मतलब आपके पास जो भी सामान है उसे आपको तुरंत के तुरंत एक्सचेंज करना पड़ता था। तो इस वजह से भी बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट है इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। In barter system, it was inconvenient to divide animals, house, etc. into small parts. So it was difficult to fix proportion of one commodity in exchange for another commodity. एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिविजुअल ए है, उसके पास गेहूँ की एक बोरी है और उसे उसके बदले में एक गोट चाहिए। और इंडिविजुअल बी जो है उसके पास गोट है लेकिन उसे सिर्फ आधी ही बोरी गेहूँ चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम वो दोनों अपने गुड्स को वापस एक्सचेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ना गोट को आधा किया जा सकता है, क्योंकि वो एक लिविंग बीइंग है। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेफर्ड पेमेंट्स क्या होता है। डेफर्ड पेमेंट मतलब कोई चीज़ है जिसके लिए हम बाद में पे करेंगे। जैसे आप अभी एक घर यूज़ कर रहे हो और उसका रेंट आप बाद में पे करोगे, या जैसे अभी आपने कोई लोन लिया है तो उसका जो पेमेंट है वो रीपेमेंट आप बाद में करोगे। तो डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? जो अभी जो ड्यू है लेकिन आप उसे बाद में पे कर सकते हो। तो उस टाइम पे अगर ऐसा होता है बार्टर सिस्टम के टाइम पे, तो आप जो जैसे मैंने बोला अभी पेरिशेबल गुड्स है, आप उन्हें ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख सकते, या फिर उसके बदले में क्या देना है और उस टाइम तक उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस वजह से बार्टर एक्सचेंज में डेफर्ड पेमेंट मुश्किल था, जो कि अब मनी वैल्यू में नहीं है। मनी आप कभी भी पे कर सकते हो किसी भी चीज़ का। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ एवोल्यूशन ऑफ मनी। मतलब मनी किस तरीके से आया और अभी मनी किस तरीके से है। सबसे पहले था एनिमल मनी। मतलब हिस्टोरिक पीरियड में एनिमल मनी वॉज यूज एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब एक्सचेंज के लिए एनिमल्स को यूज़ किया जाता था।
यानी अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो एनिमल्स को एक्सचेंज किया जाता था। लेकिन एनिमल्स का जो नेचर है वो इनडिविजिबल है, मतलब एनिमल्स को हम आधे आधे हिस्सों में बांट नहीं सकते, तो इस वजह से उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगी। उसके बाद आया कमोडिटी मनी। इन ओल्डन डेज द कमोडिटीज वर टू बी यूज्ड एज मनी वर डिपेंडेंट अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड कल्चर। फॉर एग्जांपल एनिमल स्किन, ग्रेन्स, शेल्स, फेदर्स, टस्क। मतलब उस टाइम पे कमोडिटीज़ को यूज़ किया जाता था, लेकिन वो डिपेंड करते थे क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर, जैसे कि एनिमल की स्किन हो गई। लेकिन ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ सच कमोडिटीज़ मेटेलिक मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। ऐसी जो कमोडिटीज़ थी उन्हें स्टोर करके रखना मुश्किल हो जाता था, इस वजह से नेक्स्ट टाइप ऑफ मनी आया जो कि था मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी यूज्ड ड्यूरेबल मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल एट्सेट्रा। लेकिन ये जो प्रीशियस मेटल्स थे इनकी कमी भी थी। स्कैर्सिटी ऑफ प्रीशियस मेटल्स एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन मेटेलिक पीसेस गिव राइज टू द यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन्स। और इसी वजह से मेटेलिक कॉइन्स की निर्मित हुई। मेटेलिक कॉइन्स इन एशियन टाइम्स रूलर्स ऑफ वेरियस किंगडम्स यूज स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स एंड अफिक्स देयर सील्स ऑन देम। मतलब अभी तक मेटेलिक मनी था, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे किंगडम्स बढ़ने लगे उन्होंने उसे एक प्रॉपर शेप देना शुरू किया और उसके ऊपर अपने सील्स लगाने शुरू किए, जिससे कि मेटेलिक कॉइन्स बोला जाता था। द मॉनेटरी सिस्टम वॉज टेकन ओवर by government authorities with a view to give uniformity and legal status to metallic coins. मेटेलिक कॉइन्स को दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स और सेकंड है टोकन कॉइन्स। तो स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स क्या होते हैं? फुल बॉडीड कॉइन्स आर दोज हुज फेस वैल्यू इज इक्वल टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है? जैसे एक कॉइन है, वो कॉइन जिस मेटल से बना हुआ है उस मेटल की एक्चुअल कीमत क्या है, उसे इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। और फेस वैल्यू मतलब उसके ऊपर क्या कीमत है, जैसे 1 रुपी। सो जिसकी वैल्यू और फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू सेम होती है उसे स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स बोलते हैं। और टोकन कॉइन्स क्या होते हैं? टोकन कॉइन्स आर दोज हुज फेस वैल्यू इज हायर देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब उनकी जो फेस वैल्यू होती है, जितना उसके ऊपर अमाउंट लिखा है, वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उस मेटल की वैल्यू से ज़्यादा होती है। तो स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड वैल्यू के एग्जांपल में हम गोल्ड कॉइन ले सकते हैं। गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी फेस वैल्यू जो उसके ऊपर होगी, 1 आना 2 आना, वो उससे कम थी। लेकिन जो टोकन कॉइन्स है, जो कि आज का कॉइन है, जो जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कॉइन्स बनाने के लिए जो मेटल यूज़ किया जाता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, लेकिन उसकी फेस वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। आगे देखते हैं पेपर मनी। पेपर मनी वॉज अ सब्सटीट्यूट फॉर मेटेलिक मनी। इन कोर्स ऑफ टाइम इशू ऑफ करेंसी नोट्स वॉज मोनोपोलाइज्ड बाय सेंट्रल बैंक। पेपर मनी कंसिस्ट ऑफ पेपर करेंसी इशूड बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। मतलब मेटेलिक कॉइन्स की जगह पे धीरे धीरे पेपर कॉइन्स आने लगे और उसकी जो पूरी मोनोपोली थी वो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के पास होती है, मतलब आरबीआई ही प्रिंट करती है। लेकिन इंडिया में एक 1 रुपी नोट जो है और जो कॉइन्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करता है, इशू करता है, और जो बाकी 1 रुपये से ज़्यादा के जो नोट्स हैं वो सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करता है या फिर इशू करता है। नेक्स्ट है बैंक मनी और क्रेडिट मनी। बैंक मनी refers to deposits which are in the form of cash saved by the people. It is used to create credit money. This can be withdrawable and transferable on demand by means of check, demand drafts, etc. मतलब बैंक मनी क्या है? जो इंसान सेव करता है अपने बैंक में और उस मनी से क्रेडिट क्रिएशन होती है। ये ऐसा मनी है जो कभी भी इंसान डिमांड कर सकता है या फिर ट्रांसफ़र कर सकता है, चेक्स की मदद से, डिमांड ड्राफ्ट्स की मदद से। क्रेडिट मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्रेडिट मनी जो है, ये जो मनी है, ये इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि इस मनी से आगे और मनी क्रिएट किया जा सकता है। On the background of global economy, cashless transaction gained importance, thereby giving rise to प्लास्टिक मनी। मतलब अभी बैंक मनी और जो प्रिंटेड मनी ये सब चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है, जैसे जैसे इनोवेशंस आते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्लास्टिक मनी यानी कि प्लास्टिक मनी की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि कैशलेस ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने लग गए हैं।
देखते हैं प्लास्टिक मनी क्या है। प्लास्टिक मनी इज़ ईजी यूज इन ट्रांजेक्शन ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी। प्लास्टिक मनी मतलब डेबिट कार्ड्स हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, इन सब चीज़ों से मतलब लोगों को अपने पास पैसा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, अपने पास कैश रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो एक नॉर्मल कार्ड से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मनी। ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी इज़ अ मॉनेटरी वैल्यू दैट इज स्टोर्ड एंड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ वेराइटी ऑफ मीन्स, दैट इज़ मोबाइल फ़ोन और टैबलेट। इलेक्ट्रॉनिक मनी कौन सा होता है, जो कि आपके फ़ोन में जैसे पेटीएम वॉलेट हो गया वगैरह, जो कि हम फ़ोन से फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मनी के इवोल्यूशन के बारे में था। सबसे पहले क्या था, एनिमल मनी, फिर उसके बाद कमोडिटी मनी, उसके बाद मेटेलिक मनी, उसके बाद मेटेलिक कॉइन्स, जिसके बाद पेपर मनी, बैंक और क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी और अब इलेक्ट्रॉनिक मनी। कुछ और चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि लीगल टेंडर मनी और नॉन लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या होता है, इट इज़ द मनी विच इज़ बैक्ड बाय लॉ एंड कैन नॉट बी रिफ्यूज इन ट्रांजेक्शन बाय एनी बडी ऑन एनी ग्राउंड। मतलब जो गवर्नमेंट पैसा इशू करती है या फिर जो सेंट्रल बैंक पैसा इशू करती है, वो लीगल टेंडर मनी होता है, जो कि कोई भी एक्सचेंज के लिए मना नहीं कर सकता, मतलब कोई भी उसे एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। इंडिया में जितने भी कॉइन्स और करेंसी नोट्स हैं वो लीगल टेंडर मनी है। आगे है नॉन लीगल टेंडर मनी। इट इज़ द मनी विच इज़ जनरली यूज बाय पीपल इन फाइनल पेमेंट्स बट देर इज़ नो लीगल कंपल्शन ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब लोगों द्वारा ये जनरली यूज़ किया जाता है, लेकिन उनको कोई लीगल कंपल्शन नहीं है, मतलब लॉफुली उन्हें नहीं कहा जा सकता कि आपको इसे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। जैसे कि चेक्स हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, और हमारे पास मतलब लोगों के पास ऑप्शन होता है कि वो इस मनी को रिफ्यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसे ऑप्शनल मनी भी कहा जाता है। आगे है क्वालिटीज़ ऑफ मनी। सबसे पहली क्वालिटी क्या है मनी की, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। एनीथिंग विच इज़ यूज एज मनी मस्ट बी ईजिली एक्सेप्टेड बाय ऑल फॉर एक्सचेंज पर्पज़। मतलब किसी भी एक्सचेंज पर्पज़ के लिए आप मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी। मनी शुड बी easily divisible into smaller denominations to facilitate small transaction। मतलब छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स के लिए, जैसे कि अगर आपको टॉफ़ीज़ लेनी है तो आपको 1 रुपये का कॉइन चाहिए, मतलब आपको वहाँ पे जो मनी है आपने उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मतलब आप सीधा 2000 रुपये की नोट तो लेके जाओगे नहीं, एक नॉर्मल एक एक 1 रुपये कॉइन से भी आपका काम चल जाएगा। सो ये क्या है, आपने मनी को अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, जैसे 1 रुपये कॉइन, 5 रुपये कॉइन, ऐसे ही 10 रुपीज़ का कॉइन, 50 रुपीज़ की नोट, इस तरीके से। आगे है ड्यूरेबिलिटी। मनी शुड ऑल्सो पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर बींग यूज रिपीटेडली एंड शैल कंटिन्यू टू डू सो फॉर ईयर्स टुगेदर ऑन अकाउंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी। मतलब ड्यूरेबिलिटी का सिंपल मीनिंग ये है कि मनी ड्यूरेबल है, मनी पेरिशेबल नहीं है कि वो रखे रखे खराब हो जाए। आगे है कॉग्निजेबिलिटी। मनी मस्ट बी easily recognized. It should have certain distinct marks so as to avoid confusion by the receiving person. मतलब मनी कॉग्निजेबल है, मतलब आप मनी को देख के पता बता सकते हो कि ये कितने रुपए की नोट है या फिर इसकी वैल्यू क्या है, ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद है पोर्टेबिलिटी। इट शुड बी ईजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी डिफिकल्टी, एक्सपेंस एंड इनकन्वीनियंस। पहले कैसे होता था, पहले एनिमल्स को एक्सचेंज किया जाता था, यानी अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे कोई सामान लेने के लिए जाना है तो आपको अपने साथ उस एनिमल को भी लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है, आपका जो मनी है वो ईजिली आप अपने पॉकेट में रख सकते हो, आप उसे कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो और ईजिली आप उसे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। नेक्स्ट है होमोजेनिटी। मनी ऑफ अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन मस्ट बी होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन इट्स फीचर्स। मतलब एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन यानी कि 1 रुपये कॉइन, 5 रुपये कॉइन, तो सारे 1 रुपये कॉइन जो है वो एक जैसे दिखने चाहिए, सारे 5 रुपये कॉइन एक जैसे दिखने चाहिए, सारी 2000 रुपये की जो नोट है वो एक जैसी दिखनी चाहिए, मतलब होमोजीनियस होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। मनी शुड हैव स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू। इट सर्व्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब स्टेबिलिटी यानी कि मनी की जो वैल्यू है वो स्टेबल होनी चाहिए, या फिर जो वो प्रिंटेड पेपर नोट है उसकी स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या देखा है मनी का एक बेसिक फीचर कि मनी इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। आगे देखते हैं आगे क्या है, फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शंस है 3।
प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एंड कंटिंजेंट फंक्शन। सबसे पहले हम प्राइमरी फंक्शंस देखेंगे। प्राइमरी फंक्शन में है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कोई भी कमोडिटी जो है हम मनी से खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। नेक्स्ट है मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। Price is the value of commodity or a service expressed in terms of money. So, money enables to compare the prices of commodity. यानी कि मनी से हम कोई भी commodity के प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं कि ये पेन 10 रुपीज़ का है या ये पेन 20 रुपीज़ का है। मनी है इसीलिए आप इस तरीके से इसे कंपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था डेफर्ड पेमेंट्स क्या होते हैं। मतलब जो अभी अमाउंट ड्यू है और आगे जाके आपको पे करना है। सो मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यानी कि आप मनी को आगे जाके जो आपने यूज़ की हुई चीज़ है उसके लिए आप उसे पे कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब क्या है? मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी नॉट ओनली satisfies wants in present but also make provision for satisfaction of wants in future। यानी कि आप खाली अभी मनी को यूज़ नहीं कर सकते हो, मतलब कर रहे हो, आगे जाके भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। मतलब आप खाली अभी अपनी नीड्स सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, आप आगे जाके भी अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। Money enables transfer of value from one person to another and from one place to another। जैसे कि real estates, machinery and buildings can be sold at one place and can be purchased at another place। मतलब आप goods और services को easily money की मदद से transfer कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शंस है कंटिंजेंट फंक्शंस। कंटिंजेंट फंक्शन कौन कौन से हैं? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, बेसिस ऑफ क्रेडिट, इम्पार्ट लिक्विडिटी टू वेल्थ, एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग द फोर फैक्टर्स इज in terms of monetary rewards, for example rent, wages, interest, profit, etc। next point था basis of credit। commercial banks create credit money on basis of primary deposits। मतलब credit creation क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि अभी आपने बैंक में अपने 100 रुपीज़ रखे हैं या फिर जमा किए हैं, तो उसके दो पार्ट होते हैं, CRR और SLR। उसमें से एक जो होता है वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखना होता है और एक पोर्शन जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि बैंक यूज़ कर सकती है। सो बैंक क्या करती है, उस जो बचा हुआ पैसा उसके पास है वो किसी और को देती है। ठीक है, मतलब लोन देती है, और वो जो पर्सन है उस लोन से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करता है। तो जब वो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो पैसे वापस कहाँ पे आते हैं? बैंक के पास आते हैं। तो बैंक क्या करता है, फिर से उसको उसके जो दो पार्ट करता है, एक सेंट्रल बैंक के लिए और एक ऐसे मतलब एक अपने लिए। सो वो मनी वो फिर से लोन देता है और वो फिर इन्वेस्ट किए जाते हैं। जब वो इन्वेस्ट होते हैं फिर वो घूम के बैंक के पास आ जाते हैं। तो मनी कितना था? 100 रुपीज़, लेकिन बैंक ने उसको क्या किया, आगे उससे क्रेडिट क्रिएशन किया। तो ये क्या है? मनी का कंटिंजेंट फंक्शन है। नेक्स्ट है imparts liquidity to wealth। Money is called the most liquid asset। Money can be easily converted into any asset or any asset can be converted into money। मनी क्या है? सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट है। एसेट आप सबको पता होगा क्या होता है। एसेट मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आपको फ्यूचर में रिटर्न्स दे या फिर आपको फ्यूचर में इनकम दे। तो मनी क्या है? मनी सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को तुरंत मनी से खरीद सकते हो या फिर किसी भी चीज़ को बेच के तुरंत मनी गेन कर सकते हो। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट्स कैन बी ईजिली एस्टिमेटेड इन मॉनेटरी टर्म्स। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम ईजिली मनी के टर्म में एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये थे फंक्शंस ऑफ मनी। आगे है कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या होता है? ब्लैक मनी इज एनी मनी विच इज़ रिसीव्ड इन कैश बट नॉट अकाउंटेड फॉर एंड ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। मतलब ऐसा पैसा जो कि आपने कमाया लेकिन आपने उसका टैक्स पे नहीं किया। मतलब ब्लैक मनी इज टैक्स इवेडेड इनकम।
इट इनकरेजेस इलीगल एक्टिविटीज़ सच एज करप्शंस, ब्राइबरी एट्सेट्रा। मतलब इससे क्या मतलब, ये सारा वैसे भी पैसा कहाँ से आता है, ब्राइबरी हो गया या फिर करप्शन करने की वजह से हो गया। तो जो ब्लैक मनी है वो है मनी मार्केट से आया है, लेकिन आपने उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया, आपने उसे छुपा के रखा है ताकि लोगों मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह है उससे छुपा के रखा है आपने उस मनी को। नेक्स्ट क्या है, दिस इज ऑब्स्टिकल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमी डेवलप कैसे करती है, जब आप मनी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो उससे इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता है। वही पैसा बैंक्स के पास जाता है, बैंक से फिर वही पैसा उन लोगों के पास जाता है जिन्हें इन्वेस्टमेंट करना है या फिर जिन्हें पैसे की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से इकोनॉमी रन करती रहती है। लेकिन जब आप उस पैसे को कहीं छुपा के रख दोगे तो वो पैसा मार्केट में जाएगा ही नहीं। तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, जो इकोनॉमी डेवलप हो रही है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट जो हो रही है वो रुक जाती है। ठीक है। एंड टू कंट्रोल दिस, डीमोनेटाइजेशन इज़ वन ऑफ द टूल्स विच मेनी कंट्रीज हैव अडप्टेड। हमने भी मतलब भारत सरकार ने भी डीमोनेटाइजेशन किया था। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए डीमोनेटाइजेशन को यूज़ करती है। तो यहाँ पे आपका मनी चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें जो बेसिक चीज़ें थी जो हमने पढ़ी वो क्या क्या थी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर बार्टर सिस्टम, फिर डिफ़िकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, फिर इवोल्यूशन ऑफ मनी, डेफिनेशन ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी, और क्वालिटीज़ ऑफ मनी और फंक्शंस ऑफ मनी, और लास्ट में ब्लैक मनी। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है मनी से रिलेटेड ये सब यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। अब डीमोनेटाइजेशन के ऊपर आपके क्या व्यूज़ है, या फिर आप डीमोनेटाइजेशन के बारे में या ब्लैक मनी के बारे में क्या जानते हो, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने कितने ध्यान से सुना या फिर आपकी क्या राय है ब्लैक मनी और डीमोनेटाइजेशन के ऊपर। थैंक यू।